नमस्कार, मैं रवीश कुमार। शाहीन बाग का आंदोलन 14 दिसंबर 2019 से लेकर 24 मार्च 2020 तक चला। 101 दिन। उस वक्त ड्राइंग रूम में बैठकर आंदोलन से बोर होने वाले लोग इन दिनों किसान आंदोलन को लेकर बोर होने लगे हैं और पूछने लगे हैं कि कब तक चलेगा। 25 दिसंबर को किसान आंदोलन का 1 महीना हो जाएगा। हम प्राइम टाइम के 21वें एपिसोड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की विशेष बात करेंगे, लेकिन पहले बात आंदोलन कब खत्म होगा सवाल करने वालों की और उनसे। असल में गोदी मीडिया के दर्शकों में फर्जी मामलों के कार्यक्रम देखने का धीरज तो है, असली मुद्दों के कार्यक्रम देखने का नहीं है। अब देखिए, जून से लेकर सितंबर तक सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के नाम पर कितनी फर्जी खबरें और बहसें चली। आपकी जिंदगी की सारी शाम झूठ के नाम हो गई। पंजाब के मोगा जिले में लगे ये बैनर शायद आपके समझने के काम आ सकें, जिस पर लिखा है कि एग्रीकल्चर इज आवर कल्चर, खेती हमारी संस्कृति है। मोगा के कई हिस्से में इस तरह के बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं। खेती संस्कृति है, इसे आप सतनाम सिंह के किस्से से भी समझ सकते हैं, जिनके दादा किसान थे और इसलिए सतनाम अमेरिका में अपने मैच छोड़कर आंदोलन में आ गए हैं। अमेरिका के नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के लिए चुने गए हैं। आंदोलन स्थल से आ रही ऐसी कहानियों को जज्ब करने के लिए टीवी के दर्शक का धीरज कम पड़ चुका है, क्योंकि टीवी ने दर्शकों को इसी के लिए गढ़ा है कि वे देखें मगर दिखाई ना दें, सूचना मिले मगर सूचना ना हो, सब कुछ आभासी हो जाए। सौरभ ने सतनाम सिंह से बात की है। देखो, हम जहाँ पे सिर्फ आए सिर्फ किसानों की मदद करने के लिए, क्योंकि हम पिछले 4-5 महीने 6 महीने से हमारे किसान भाई पंजाब में भी धरना लगा के बैठे हुए थे, जो उन्होंने बिल पास किए उनको रद्द करने के लिए। और जहाँ पे बहुत पहले से बढ़ गया है, और हम लोग जहाँ पे दिल्ली में आए हैं तो इसलिए क्योंकि उनकी हम हेल्प कर सकें, जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है, या खाने पीने की ज़रूरत है, कहीं आटे की ज़रूरत है, या कोई चाय का, पकौड़ों का, ठीक है। और हमने जैसे मैगी भी लेके आए हैं, बिस्किट लेके आए हैं, और साबुन लेके आए हैं, ठीक है। ये सब कुछ हैंड वॉश लेके आए हैं, तो हम सभी को बांट रहे हैं, तो किसी को प्रॉब्लम ना आए। आपको क्यों लगा कि आपको इंडिया आना चाहिए, पंजाब आना चाहिए, पंजाब में आकर इन किसानों के साथ जुड़ना चाहिए? क्योंकि मेरे फादर खुद किसान है, क्योंकि जो मेरे फादर का किसान है, जो सेम टू सेम उनके साथ हो रहा है। इसका मतलब वो किसानों के साथ भी, वो मेरे फादर के साथ भी हो रहा है, मेरे ग्रैंडफादर के साथ भी हो रहा है। तो मैं नहीं चाहता जो आगे ये बात बढ़े, मैं यही चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सकता है ये सब कुछ फिनिश हो जाए। आप के टूर्नामेंट्स जो लाइंड अप है अमेरिका में, उनका क्या, उनको नुकसान नहीं हो रहा है उसका आपको? नहीं, मेरे को कोई नुकसान नहीं है। इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है? ये सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है यहाँ पे। आज कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसान मोर्चा को फिर से पत्र लिखा और बातचीत की पेशकश दोहराई। किसान नेता मंजीत राय ने कहा कि इसमें कुछ भी नहीं है। 25 दिसंबर की बैठक के बाद सरकार को जवाब दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप के माध्यम से हमने देखा है, अभी वो आ गया है लेटर, लेकिन बात तो वही है ना। सरकार को हमने बोला था आप इसमें कुछ ठोस लिखकर भेजिए कि आप इन जो तीनों कृषि कानून हैं इनको रिपील करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये अभी इसमें कोई ठोस तो हमको दिख नहीं रहा। फिर भी हम कल अपने जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग बुलाएंगे, उसमें इस पर चर्चा होगी, फिर इसका जवाब देंगे। हमने तो जो मांगा नहीं आपने वो दे दिया। अब जो किसान मांग रहा है कि इनको तीनों को वापस करके पत्र भेजो, तो वो क्यों नहीं सरकार दे रही? कहीं ना कहीं सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है। उधर हरियाणा के जींद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का हेलीकॉप्टर नहीं उतर सका। उन्हें उचाना इलाके में जाना था, लेकिन गांव के लोगों ने हेलीपैड को ही खोद दिया। दौरा रद्द करना पड़ा। दुष्यंत चौटाला गो बैक के नारे लगाए गए। दुष्यंत गो बैक, गो बैक, गो बैक। किसानों का कहना है कि जब तक दुष्यंत चौटाला किसानों का समर्थन नहीं करेंगे, तब तक उन्हें इस क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा। दुष्यंत चौटाला गो बैक, गो बैक। आज यहाँ सिवानिया पब्लिक स्कूल के अंदर उसको उतरना था और करसिंदू गांव में उसका प्रोग्राम था। तो हजारों की संख्या में किसान करसिंदू गांव भी पहुंचे हुए थे काले झंडों के साथ, जिन्हें दुष्यंत चौटाला को दिखाने थे और अक्षेत्र से बाहर निकालना था। और यहाँ स्कूल के अंदर भी हजारों की संख्या में हमारे किसान भाई काले झंडों के साथ पहुंचे थे। वो अपने आप को देवीलाल का वारिस कहलाता, जिस देवीलाल ने किसानों के लिए कुर्सी को लात मार दी थी, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने कुर्सी के लिए किसानों को लात मार दी। इसलिए हम दुष्यंत चौटाला को कहना चाहेंगे कि अपना समर्थन सरकार से वापस ले और किसानों के साथ आकर बैठे। अगर रिपीलिंग की बात है, अमेंडमेंट की बात है,
ये भी जब तक आप टॉक्स पे नहीं आएंगे, जब तक आप कॉन्क्रीटली अपनी ओर से भी सजेशन नहीं देंगे कि हम क्या क्या बदलाव चाहते हैं, तो मुझे लगता है डेडलॉक नेवर एंडिंग रह जाएगा। मैं ये मानता हूं कि इसके अंदर कई अमेंडमेंट्स होने चाहिए और उसके ऊपर हमने पहले भी केंद्र को सुझाव दिए हैं। केंद्र ने उन सुझावों को भी मानने का काम किया है। जो पत्र केंद्र की तरफ से आया था उसके अंदर भी वो सुझाव जो अलग अलग यूनियंस की ओर से भी सजेशंस थे उनको अडॉप्ट किया है। और मुझे लगता है कि आज वो अमेंडमेंट्स डालने के लिए केंद्र तैयार है। 1 महीना होने को है, किसानों का जज्बा कम नहीं हो रहा। इन बातों से साफ है कि किसान खुद को बातचीत के नाम पर ना होने वाली बातचीत के लिए तैयार करने लगे हैं। यह गाजीपुर बॉर्डर है। यहां पर पीलीभीत से आए बाबा मोहन सिंह की तरफ से हजारों किसानों को खाना खिलाया जा रहा है। दिल्ली और गाजियाबाद से महिलाएं इस काम में जुटी हुई हैं। लंगर लगाने वाले इस बात से नाराज हैं कि भुज आपदा और कोरोना काल में हजारों लोगों को खाना खिलाने पर प्रशासन ने धन्यवाद दिया, लेकिन जब किसानों के लिए लंगर लगाया जा रहा है तो उनकी फंडिंग पूछी जा रही है और खालिस्तानी कहा जा रहा है। यहाँ अलग अलग शहरों से किसान आए हैं। आप यहाँ किसानों से गोदी मीडिया और कानून के बारे में बात कर सकते हैं तो पता चलेगा कि जमीन पर खड़ा किसान क्या सोच रहा है। अब सवाल यह होना चाहिए कि पूरी सरकार ने कृषि कानूनों के समर्थन में उसकी तारीफ में इतना तगड़ा प्रचार अभियान चलाया है, फिर भी यह आंदोलन बड़ा क्यों हो रहा है? क्यों किसान सरकार की बात समझकर वापस नहीं जा रहे हैं? गलत प्रपोजल बना के भेजते हैं कि हम तो किसान संगठनों से बात करना चाहते हैं। आप ये बताइए बाबा जी कि आप लोग आखिर यहाँ पर क्यों आए हैं? किसानों की संगत में आप लोगों का आज किसानों के लिए और मजदूरों के लिए और जवानों के लिए लंगर लगाने के लिए। जब यहाँ किसान पड़े हैं अपने हकों के लिए, अपने हक मांग रहे हैं सरकार से, तो हमारा फर्ज बनता है हर जगह जाकर लंगर लगाना जहाँ भी ऐसा समय होता है। हमने कच्छ भुज में भी जाके लंगर लगाया था, नेपाल में भूचाल है वहाँ भी चावल भेजे, वहाँ भी लंगरों का किया था। और भी जहाँ भी कोई ऐसी विपदा आती है हम लंगर पहुँचाते हैं, लंगर लगाते हैं, खाना खिलाते हैं। हमारा धर्म है ये गुरु नानक देव जी हमें सिखा गए थे। गुरु नानक देव जी लंगर की प्रथा चला गए थे। तो बाबा जी एक चीज़ और बताइए, तमाम सारी बातें हो रही हैं कि पैसा बाहर से आ रहा है, फंडिंग बाहर से आ रही है। आपके पास में रोटी की आधुनिक मशीनें हैं, खर्चा भी आपका बहुत होता होगा, तो बाहर से पैसा नहीं, ये सब संगत, सब जो हमारे किसान लोग हैं संगत, ये 10वां हिस्सा निकालते हैं कमाई का, उससे ये सब चल रहा है। और भगवान खुद विराजमान है, वो चला रहे हैं सब, खुद हाजिर हैं परमेश्वर। हाँ बिल्कुल। कितने दिन तक आप खिलाते रहेंगे किसानों को? किसानों का जब तक किसान यहाँ मोर्चे पे डटे रहेंगे। अब तो संख्या भी बढ़ रही है, तादाद जितनी मर्जी हो जाए सब चलता रहेगा ये। एक तरफ किसान कानून से ज्यादा अपने वजूद को बचाने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ 25 दिसंबर को सरकार उनकी जेब में 2000 रुपए डालने की तैयारी कर चुकी है। इसी दिन आंदोलन का 1 महीना भी होगा। माया का जाल राजनीति को घेर रहा है। भारत के इतिहास में किसी भी सरकार ने किसानों के खिलाफ इस तरह का प्रचार युद्ध नहीं किया होगा। यह तो मानना पड़ेगा कि इस 1 महीने में सरकार के तमाम मंत्री खेती किसानी को लेकर खूब ट्वीट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सारे मंत्री कृषि मंत्रालय में काम करने के लिए भेज दिए गए हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कृषि मंत्री अपना स्पेस बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय को लेकर ट्वीट करने लग जाएं। मगर आप देखिए तो लगेगा कि सूचनाओं को लेकर कभी किसी सरकार ने किसानों से इस लेवल पर डायरेक्ट फाइट नहीं की होगी। इसी तरह प्रधानमंत्री किसान दिवस पर किसानों को संबोधित न कर गुड गवर्नेंस दिवस पर देश के किसानों को संबोधित करेंगे। उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जाती है। नमस्कार। जबकि इसी 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने किसान कल्याण प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश के 49 लाख किसानों से बात की थी। इसमें टीवी स्क्रीन लगाने का खर्चा भले ही पहले से कम था, मगर खर्चा तो हुआ। उन्हें ले जाने ले आने में सरकारों का और भी कुछ खर्च हुआ होगा। तो सरकार को बताना चाहिए कि 25 दिसंबर के कार्यक्रम के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कितना पैसा खर्च करेंगी और इसके लिए किस योजना से पैसा दिया जा रहा है।
15 दिसंबर को प्रधानमंत्री गुजरात के किसानों को संबोधित कर चुके हैं। 19 दिसंबर को एसोचैम को संबोधित किए थे, उसमें भी इस पर चर्चा हुई। तब फिर 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस के दिन किसानों को संबोधित किया जा रहा है। कर्म करते हुए किसान दिवस पर किसान सम्मान की राशि नहीं दी गई। 2 दिन बाद 25 दिसंबर को दी जाएगी गुड गवर्नेंस दिवस पर। क्या यह योजना गुड गवर्नेंस के पैमाने पर खरी उतरती है? 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए पहुंचा दिए जाएंगे। आज के तकनीकी युग में सरकार के लिए यह चमत्कार है, हो सकता है, लेकिन हर दिन लाखों करोड़ आम लोग भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे होते हैं। सिंघू बॉर्डर पर हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ल ने किसान सम्मान योजना के अनुभवों को लेकर किसानों से बात की। और मैं एक गल कहनी चाहना कि जे 3 किस्तां च मोदी ने किसान सम्मान योजना के तहत 2-2 रुपया 6,000 साल का देना है, उससे तो बेहतर है C2+ फार्मूले से MSP का रेट तय कर दे। हम तो 2,000 चाहते ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमको हमारी जिन्स का मूल्य मिले। जे किसानों को अधीन करने की कोशिश है, किसानों को परवाने की कोशिश है, इसमें किसानों का कोई फ़ायदा नहीं होना। इतने महंगाई के युग में 2,000 रुपये की क्या वैल्यू है? एक बच्चा बीमार हो जाए ना, डॉक्टर एंट्री फीस 2,000 लेता है। देखिए, ये जो सरकार है ना, खासकर ये बीजेपी की सरकार, ये लोगों को भ्रम में डालती है। और ये जो है ना, अब ये 18,000 करोड़ का ये भी भ्रम है, क्योंकि आंदोलन चल रहा है। तो ये अब बोलेंगे कि हम किसान सम्मान निधि योजना के तहत इतना 18,000 करोड़ रुपया डाल दिया, लेकिन उसमें बहुत गांव ऐसे हैं जिनका कोई पंजीकरण हो ही नहीं पाया। कई बार आधार कार्ड लेकर वो अपने गए हैं और नेट के जरिए उन्होंने कोशिश की, हर तरह कोशिश की। मैं आपको गाँव के नाम बता दूँगा। मेरा होशियारपुर के पास एक पुरीरा गाँव है, तो वहाँ के लोग हैं, वो मेरे ख्याल से 10 बार जा चुके हैं आधार कार्ड लेके, नहीं मिला। ये बोलते हैं हम सभी गांवों को दे दिया। हमारे रोपड़ जिले के कराली के बगल में 3-4 गांव ऐसे हैं जो कम से कम 10-20 बार SDM को अपने डॉक्यूमेंट दे चुके हैं, लेकिन आज तक उनको ये सम्मान का पैसा नहीं मिला है। मेरे गाँव में पूरे किसानों का गाँव है। उस गाँव के हिसाब से लगभग 15-20 आदमियों को पैसा मिलता है। अच्छा। रही बात 15-20 की भी, मोदी कोई एहसान नहीं कर रहा है। हमारा ही टैक्स है, हमारे को वापस आ रहा है। उसमें हम GST नहीं दे रहे। 100 रुपये चीज़ को 128 में खरीद रहे, हम पेट्रोल खरीद रहे हैं, डीजल खरीद रहे हैं, कोई एग्रीकल्चर का सामान खरीद रहे हैं, ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, एरो खरीद रहे हैं। किसान सम्मान योजना को लेकर किसानों की बातें कितनी अलग है। एक गांव में 800 किसान हैं, मगर सभी को नहीं मिलता है। यही नहीं, इसी के तर्ज पर कई राज्यों में सीधे पैसा भेजने की कई योजनाएं इस प्रकार की चल रही हैं। सीधे पैसे भेजना पॉलिटिक्स का सफल फॉर्मूला बन गया है, लेकिन अगर आप मीडिया रिपोर्ट को खंगालेंगे तो ऐसी खबरें मिलेंगी जिनसे सवाल उठ सकता है कि यह योजना गुड गवर्नेंस का श्रेष्ठ उदाहरण है या नहीं। 28 अगस्त 2020 के अमर उजाला में खबर है कि बलरामपुर में 800 मृत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल गया। 27 सितंबर को पत्रिका में खबर है कि यूपी के बाराबंकी में करीब 2.5 लाख ऐसे लोगों को सम्मान निधि दे दी गई जो इसके पात्र नहीं हैं। एक जिले में क्या वाकई 2.5 लाख फर्जी तरीके से किश्तें दी जा रही थीं? खबर के मुताबिक जिसने गड़बड़ी उजागर की उसी पर मुकदमा हो गया। प्रभात खबर में 21 दिसंबर की खबर है कि 36,824 ऐसे किसानों को चिन्हित किया गया है जिनके खाते में गलत तरीके से 32 करोड़ 71 लाख का ट्रांसफर हो गया। पैसा वापस करने के लिए 282 किसानों को नोटिस भी जारी किया जा चुका है। 15 दिसंबर के दैनिक भास्कर की खबर है कि उत्तर प्रदेश के बदायूं में 115 फर्जी किसान, लेखपाल और CSC संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फर्जी किसानों का नाम देकर PM किसान सम्मान निधि में 50 लाख का फर्जीवाड़ा हो चुका है। 5 दिसंबर की खबर है अमर उजाला की। इलाहाबाद में 303 लोगों ने फर्जी दस्तावेज दिखाकर किसान सम्मान योजना का लाभ ले लिया। इनके खिलाफ FIR होने वाली है। इनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। फर्जी दस्तावेजों के अलावा तकनीकी आधार पर सिर्फ इलाहाबाद में ही 1 लाख किसान कम हो गए 2 किश्तों के बीच। हिमाचल से आई यह खबर 23 दिसंबर की है। यहां तो 11,000 से अधिक फर्जी किसान जांच में निकले हैं। इन 11,000 लोगों ने गलत दस्तावेज दिखाकर 12 करोड़ से अधिक की राशि ले ली। अब यह राशि इनसे वसूली जा रही है। अभी तक 2 करोड़ की राशि वसूली जा चुकी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व विभाग RD धीमान ने कहा है कि यह सारा मामला गलत डिक्लेरेशन का है।
अब हम रिकवरी भी कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो हमने उपायुक्तों को आदेश दिया है कि इस पैसे को रिकवर करें और इनको डिलीट करें, इनके नामों को बेनिफिशियरी से, और भविष्य में इनके नाम पे कोई पैसा ट्रांसफर ना हो। और जो भी उनको किस्तें मिली है वो सारे पैसे को जल्द से जल्द रिकवरी करने की कोशिश करें, ये उनको हिदायत दी है। हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो सरकारी कर्मचारियों का जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है, हालांकि उसमें आधार बहुत सारे मामलों में नहीं होगा या लगभग सभी में ना हो, किंतु फिर भी हम सरकारी कर्मचारियों और पेंशनों का जो डाटा है उसको भी पीएम किसान के साथ मिलान करने की कोशिश करेंगे, ताकि कुछ ऐसे बेनिफिशियरी और हो सकते हैं जिन्हों को ये पैसा गलत मिला हो तो उसको भी रिकवरी करने की कोशिश करेंगे। pmkisan.gov.in पर किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लिए पंजीकरण कराना होता है। किसान कॉर्नर पर जाना होता है, वहां आधार कार्ड, नागरिकता प्रमाण पत्र, जमीन के स्वामित्व पत्र, बैंक अकाउंट के डिटेल देने पड़ते हैं। राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से किसानों को मनोनीत करती हैं। इसके बाद भी अगर पैसा मृतक के खाते में चला गया, फर्जी दस्तावेज के आधार पर किसी ने ले लिया, तो इसका मतलब है यह योजना गुड गवर्नेंस का श्रेष्ठ उदाहरण नहीं है, गुड पॉलिटिक्स का तो है। कहीं 36,000 गलत खाते में पैसा गया है तो कहीं 11,000 गलत खाते में। ये उदाहरण क्यों आ रहे हैं? फिर उस दावे का क्या हुआ कि सीधे पैसा पहुंचता है, लीकेज नहीं होता है। जो टेक्निकल गलतियां हैं उसे अलग से समझने की जरूरत है। क्या इसे बहाने के तौर पर लिया जाता है ताकि किस्तें रोकी जा सकें? अनुराग द्वारी बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 50,000 ऐसे लोगों के खाते में पैसे चले गए जो इस योजना की शर्तों को पूरी नहीं करते हैं सरकार के हिसाब से। अब उनसे पैसे वापस मांगे जा रहे हैं। सीहोर में आमला के किसान लोकेंद्र कहते हैं उनके पास 1 एकड़ जमीन है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के 8,000 रुपए मिले थे, अब 10,000 रुपए की वसूली का नोटिस है। बलराम के पास 8 एकड़ जमीन है, सोयाबीन के पैसे मिले नहीं, उन्हें भी 8,000 मिले, 10,010 रुपए की वसूली का नोटिस आया है। कहते हैं पैसे चुका नहीं सकते। दोनों का दावा है इनकम टैक्स नहीं भरते हैं। हम तो अनपढ़ है, ये सरकार गुमराह करी किसान को। कैसे? ये कैसे करेगी? 10,000 8,000 रुपए दिए, 10,000 मांग रही, हम कहाँ से ला के दे? फसल नष्ट होगी, कहाँ से दें? इसमें तो लिखा है आप आयकर दाता है। आयकर हमारी 1 एकड़ जमीन घरवाली के नाम से कहाँ से आयकर होगी ये बताओ? तो आप ये जमा करेंगे नहीं करेंगे? कहाँ से करेंगे? जब फसल ही नहीं हो रही तो फसल कहाँ से करेंगे? खेती के अलावा कोई दूसरा बिजनेस नहीं है, केवल खेती किसानी का ही काम करते हैं। अच्छा, कितनी खेती? 8 एकड़ भूमि है। इन जैसे अपात्र घोषित कर दिया है आपको और सरकार पैसा मांग रही, तो आप कैसे जमा करेंगे? पैसे तो अभी है ही नहीं, सोयाबीन की फसल हुई नहीं, अभी तो पैसा देना संभव ही नहीं है। अच्छा, ये पैसे निकाल के हमने खाद भी तो ये 10,000 के नोटिस से आपको कितने पैसे आए? 8,000 रुपए खाते में आए और 10,010 रुपए का नोटिस दे रहे हैं। अकेले सीहोर जिले में भौतिक सत्यापन होने से 7,804 अपात्र किसान सामने आए हैं, जिनसे करीब 5 करोड़ रुपए की राशि वसूली के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। हरदा के शैलेंद्र वर्मा कहते हैं पति पत्नी दोनों के नाम 5 एकड़ जमीन है। इनके जिले में कई किसानों को नोटिस मिला है, इन्हें भी इनकी पत्नी को भी। मैं और मेरी पत्नी हम 2 किसान हुए, मेरे नाम 5 एकड़ जमीन और पत्नी के नाम 5 एकड़ जमीन। तो तहसीलदार हमको नोटिस दे रहा है कि आप एक खाते की राशि पीएम सम्मान निधि में जो मिली है वो पूरी वापस उसका डीडी बना के और तत्काल जमा करें, और धमकी दी जा रही है। मेरे जिले में हजारों किसानों को नोटिस मिले हैं कि आप प्रधानमंत्री सम्मान निधि के जो पैसे मिले हैं आप उसको वापस दो। इसमें जबकि जो क्राइटेरिया है वो इनकम टैक्स जो पे है उसको वापस देना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पति पत्नी से भी एक से वापस लिया जा रहा है। रीवा में लगभग 4,000 से ज्यादा किसानों से सम्मान राशि वापस करने को कहा गया है। लगभग 4,000 फार्मर्स हैं जो कि इनकम टैक्स पे या अन्य कारणों से जो इनएलिजिबल हैं, उनसे राशि की वसूली की कार्यवाही प्रारंभ हो गई है और उन्होंने राशि वापसी करना शुरू भी कर दिया है। खैर, ये वो किसान हैं जिनको पैसे मिले और लौटाने पड़े। ब्रजेश पटेल जैसे किसानों का आरोप है कि एड़ियां घिस गईं, लेकिन पैसे मिले ही नहीं। हमको तो वो किसान सम्मान निधि का जो मिलता है, सम्मान निधि का वो पैसा तक नहीं मिल रहा हमको। तो ये सब प्रचार है, धोखाधड़ी है ये सब। सरकार कह रही है जो अपात्र हैं उनसे पैसे मांगे गए हैं, उनकी संख्या बेहद कम है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव में वोट डालने के लिए सारे किसानों के खातों में बिना सोचे समझे राशि डाली गई, अब उनसे वसूली की जा रही है जो गलत है। पात्र किसान है तो उसको लाभ मिलेगा ही, किसान सम्मान निधि मिलेगी ही। पात्र किसानों को भी नोटिस पहुंचे। मैंने कहा कि पात्रता के नियम मापदंड बने हुए हैं
हम और आप पात्रता तय नहीं करने वाले हैं। जो पात्रता के नियम है, और अगर उसको भी इंटरप्रिटेशन में उनके अर्थ निकालने में कहीं कोई दिक्कत है, तकनीकी दिक्कत है, तो उसको दूर कर लिया जाएगा। जब मोदी सरकार को वोट चाहिए थे, भारतीय जनता पार्टी को वोट चाहिए थे, तो आपने सबके खाते में डाले, और आपने क्यों गाइडलाइन जब भी तय नहीं की? और जब आप वोट ले लिए, सरकार बन गई, तो अब आप किसानों का अपमान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 77 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि हर साल 3 किश्तों में 2-2 हज़ार रुपये यानी कुल 6,000 रुपये प्रति किसान दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने भी प्रतिवर्ष 2 किश्तों में 2-2 हज़ार रुपये यानी कुल 4,000 रुपये राशि देने का फैसला किया था। केंद्र और राज्य की इन योजनाओं की कुल राशि अब 10,000 रुपये बैठती है, लेकिन कई जिलों से किसानों को वसूली का नोटिस मिला है। सरकार के मुताबिक ये आंकड़ा लगभग 50,000 किसानों का है। कई किसानों का आरोप है कि पीएम सम्मान निधि के नाम पर उनका अपमान किया गया। प्रशासन का कहना है कि वो अपात्र हैं। कुछ दोष बाबुओं को भी दे देते हैं, लेकिन जो पात्र किसान सरकारी फाइलों से निकलकर अपात्र बन गए हैं, वाकई उनके लिए सम्मानित होने के बाद अपमानित होने की ही बात है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। इस रिपोर्ट को देखकर क्या आप कहेंगे कि किसान सम्मान योजना गुड गवर्नेंस का उदाहरण है? 50,000 किसानों को अपात्र घोषित किया जा रहा है एक राज्य में। किसान कह रहे हैं कि वो तो पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं। pmkisan.gov.in की साइट पर आप देखेंगे तो पंजीकृत किसानों की संख्या 11 करोड़ 41 लाख है। यह संख्या करीब करीब स्थायी है, लेकिन हर किश्त के समय लाभार्थियों की संख्या में कभी 1 करोड़ की बढ़ोतरी हो जाती है तो कभी 1 करोड़ घट जाती है संख्या। इस साल की किश्तों का हाल भी देखते हैं। पहली बार अप्रैल से जुलाई 2020 की किश्त में लाभार्थी की संख्या 10 करोड़ 46 लाख हुई थी। यह अब तक की अधिकतम संख्या है, लेकिन अगस्त से नवंबर 2020 की किश्त में लाभार्थी की संख्या 43 लाख कम हो गई। कुल 10 करोड़ 3 लाख से अधिक किसानों के खाते में पैसे गए। अब 25 दिसंबर को जो किश्त जारी होगी वो 9 करोड़ किसानों के खाते में जाएगी। तो अप्रैल की किश्त दी जाती है 10 करोड़ 46 लाख किसानों को, दिसंबर की किश्त 9 करोड़ किसानों को दी जाएगी। 8 महीने में करीब 1.5 करोड़ लाभार्थी किसान कम हो गए। यह कैसा गुड गवर्नेंस है जिसमें 8 महीने में लाभार्थी की संख्या 1.5 करोड़ कम हो जाती है करीब करीब? क्या अप्रैल में 1.5 करोड़ लोगों ने ज्यादा पैसे ले लिए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर? यह योजना गुड गवर्नेंस का उदाहरण है या गुड पॉलिटिक्स का? याद होगा हाल ही में अमित शाह ने कहा था कि ममता बनर्जी की सरकार ने बंगाल से किसानों की लिस्ट नहीं भेजी है, उनकी सरकार किसानों का भला नहीं चाहती है। हाल ही में अमित शाह ने बंगाल के बोलपुर में कहा था कि बंगाल के 23 लाख किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में पंजीकरण कराया है, लेकिन ममता बनर्जी उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दे रही हैं, न ही केंद्र को किसानों की सूची भेज रही हैं। इसे लेकर केंद्र और बंगाल के बीच बयानबाजी और चिट्ठी पत्री चल रही है। तो ये 23 लाख किसान कौन हैं जिनकी बातें अमित शाह कर रहे हैं? क्या केंद्र सरकार ने इनके सत्यापन की सूची या सत्यापन के लिए इनकी सूची राज्य सरकार को दी है? क्योंकि बंगाल में कृषक बंधु योजना अलग से चलती है। इसके तहत हर किसान को डिजिटल कार्ड दिया गया है जिसमें इस योजना से संबंधित शर्तों की जानकारी है, और इस कार्ड का धारक किसान अगर मर जाता है तो परिवार को 1.5 लाख की राशि दी जाती है, बीमा भी। इस योजना के तहत साल में 2 बार 5,000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं। केंद्र सरकार 6,000 रुपए देती है, वो भी साल में 3 बार में। ममता बनर्जी 10,000 रुपए देती हैं साल में 2 बार में, और सभी किसानों को देती हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार 21 अक्टूबर 2019 की एक खबर है कि इस योजना के तहत पहली किश्त 37 लाख किसानों को दी गई, जबकि आवेदन आए थे 40 लाख। बहरहाल अमित शाह के आरोप के जवाब में ममता बनर्जी ने इसी 21 दिसंबर को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा है कि केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर करे। अभी तक बंगाल में यह योजना शुरू नहीं हुई है। ममता ने लिखा है कि बंगाल सरकार अपने स्तर पर राज्य के 73 लाख किसानों के खाते में पैसे दे रही है। उनका कहना है कि फंड केंद्र दे, लेकिन राज्य सरकार तय करे कि किस किसान के खाते में पैसा जाएगा। इसे लेकर 9 सितंबर को भी एक पत्र लिखा और अपने ट्वीट में भी एक तुलनात्मक चार्ट पेश किया है।
आज सुबह राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। कृषक बिल के विरोध में ज्ञापन दिया। कांग्रेस ने इसके लिए देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया था। दावा किया है कि इस कानून के विरोध में 2 करोड़ हस्ताक्षर उसे मिले हैं। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता आज मार्च निकाल रहे थे, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति भवन जाने से पहले ही रोक दिया गया। कोरोना के कारण आपदा प्रबंधन कानून के तहत उन्हें पीछे हटने के लिए कहा गया था। देश भर में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो गई, लेकिन आपदा प्रबंधन कानून की याद कोरोना के संदर्भ में नहीं आई। लिहाजा 50-60 कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता हिरासत में ले लिए गए। उन्हें मंदिर मार्ग थाना ले जाया गया। प्रियंका गांधी को बाद में छोड़ दिया गया और उन्होंने थाने के बाहर कुछ देर धरने पर बैठ गईं और प्रदर्शन किया। सरकार किसानों की आवाज सुन नहीं रही है, ये स्पष्ट है। नहीं तो कोई भी कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, लेकिन किसान तो बैठे हैं ना बॉर्डर पे। लाखों किसान 1 महीने से बॉर्डर पे बैठे हैं, उनकी आवाज कौन सुन रहा है? वो एक ही चीज कह रहे हैं कि हमें चोट पहुंच रही है, हमें दुख पहुंच रहा है, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, हम नहीं सह पाएंगे ये नए कानून। तो सरकार क्यों नहीं उनको वापस ले रही? मैंने पहले भी कहा, किसानों में बहुत विवेक है, बहुत ही समझदार हैं। वह जानते हैं कि उनके लिए अच्छा क्या है, नहीं है। उनको कोई नहीं भटका सकता। तो सरकार कहती है कि वो किसानों की आय 2022 तक दुगना कर देना चाहती है, इसी के लिए ये कानून लाई है, यही ना? लेकिन सरकार बताती क्यों नहीं है कि जब वो आय को दुगना करना चाहती है तो किसानों की इस वक्त आय कितनी है? इस साल 2014 से लेकर 2020 तक किसानों की आय को लेकर अलग से कोई सर्वे हो जाना चाहिए था। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जुलाई 2019 में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को 2013 के नेशनल सैंपल सर्वे के 70वें दौर का आंकड़ा पेश करना पड़ा था, जिसके अनुसार विश्वगुरु इंडिया के 22 राज्यों के किसानों की महीने की औसत आमदनी मात्र 10,000 रुपए है। इसे 2 साल बाद डबल किया जाएगा तो 20,000 रुपए होगा। बिहार के किसानों की 1 महीने की कमाई 3,558 रुपए है। अभी हमने मुद्रास्फीति का हिसाब नहीं लगाया है। तो 2022 में बिहार के किसानों की महीने की आमदनी 8,000 रुपए हो जाएगी। इसकी वाहवाही के लिए यह कानून लाया गया है। अब आप देखिए, सरकार कहेगी देखो फार्मर्स, हमने आपकी कमाई डबल कर दी है। सोचिए, क्या यह कमाई का डबल होना है? यह गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। लेट्स टेक ए ब्रेक। अब इस खबर को देखिए, आपका हिंदुस्तान किस तरह से बदल रहा है पता चलेगा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 18 साल का एक मुसलमान लड़का 16 साल की एक दलित लड़की के साथ पिज्जा खाने चला गया तो उसे जेल में डाल दिया गया। पिज्जा खाना जेल में डाल दिए जाने का कारण तो नहीं होना चाहिए। 6 दिसंबर की खबर थी जब मुरादाबाद के एक लड़के और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। लड़का एक हिंदू लड़की से 5 महीने पहले हुई अपनी शादी का पंजीकरण कराने गया स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, जो कि संविधान से मिला है। ये दोनों गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश के लव जिहाद और धर्मांतरण के लिए जो कानून बना है अध्यादेश के जरिए, उसके तहत हुई हैं। अब अलीगढ़ से एक और नया मामला आ गया। हिंदुत्व संगठनों ने एक मुसलमान लड़के का धर्मांतरण कर दिया क्योंकि उसने हिंदू लड़की से शादी की थी। ये विश्वगुरु इंडिया में हो रहा है। क्या ये नस्ल भेद नहीं है, अपार्थेड नहीं है? सोचिएगा कभी और इस खबर को देखिए। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा।
26 साल तक बिना शक्ल सूरत के खुदा की इबादत करने वाले कासिम को बुतों की सोहबत पसंद आई है, लिहाजा उनका शुद्धिकरण करके उन्हें हिंदू बनाया गया। इसके लिए आर्य समाज मंदिर में ज़रूरी प्रक्रिया पूरी की गई। ये फील हुआ कि हमारे पूर्वज जो थे वो आबर बाबर की औलाद नहीं थे, जो हम आज हैं तो हम अपने पूर्वज हमारे हिंदू समाज के थे, वही मुझे अच्छा लगा और मैं अपने पूर्वजों में आया हूँ। मैंने अपना घर वापसी की है और पूरे परिवार के साथ की है, बिना किसी दबाव के किए। कासिम ने 2012 में अनीता कुमारी से लव मैरिज की थी। उनके 2 बच्चे भी हैं। अनीता कहती हैं कि उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला था, कासिम भी मुस्लिम ही रहे, लेकिन उनके सामने नमाज पढ़ने से परहेज करते थे। उनको बताए बिना बाहर जाके नमाज पढ़ लेते थे। लेकिन अनीता बहुत खुश हैं कि उनका पति भी अब उनके धर्म का हो गया है। मैं तो अच्छा कर रही हूँ, जब मेरे हस्बैंड जो है मुसलमान से हिंदू हो गए हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे अब हस्बैंड भी मेरे साथ पूजा पाठ में शामिल होंगे, घर भी जा सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। इन्होंने जो है पूरी विधि विधान से और अपने शुद्ध होकर इन्होंने अपनी जाति बदली है और अपने धर्म में आए हैं, हिंदू धर्म में आए हैं। और जो है क्या नाम है, इन्होंने वो शुद्ध करवाया अपने आप को जब ये हमारे हिंदू धर्म में आए हैं। यूपी में धर्म परिवर्तन को लेकर नया कानून बन गया है, जिसके मुताबिक धर्म परिवर्तन से 2 महीने पहले अर्जी देकर डीएम से इसकी इजाज़त लेनी होगी। लेकिन कासिम कहते हैं कि डीएम के यहाँ उनसे कहा गया कि वो वकील से बात करें, और उनका धर्म परिवर्तन कराने वाले नीरज भारद्वाज कहते हैं कि यह धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि घर वापसी है। वो सिर्फ अपनी शुद्धिकरण कराया है उसने। किस तरीके से शुद्धिकरण किया? जो भी विधि विधान रहता है हिंदू समाज का, आर्य समाज के हिसाब से उन्होंने उस तरीके से लीगल तरीके से चीज़ों किया है। कासिम उर्फ करमवीर आज एसएसपी दफ्तर पहुंचे। वहां उन्होंने अपने धर्म परिवर्तन की कहानी बताई और बताया कि कुछ मुस्लिम उन्हें धमकी दे रहे हैं। उन्हें पुलिस ने सुरक्षा दे दी है। हमने डेलीगेट इंस्पेक्टर साहब को कल बताई थी, हमने एसपी साहब को भी बताई थी, आज हम कप्तान साहब को भी बताने आए। कप्तान साहब से क्या आश्वासन मिला? जी, कप्तान साहब से हमें बहुत अच्छा मिला। उन्होंने डेलीगेट इंस्पेक्टर साहब को बुला के हमारी उस पर मुकदमा एसएसपी महोदय ने दर्ज करा दिया है और एसएसपी महोदय का अनुसार उसको सुरक्षा प्रोवाइड करा दी गई है। कासिम ने मुसलमान से हिंदू बन के कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। ये उनकी मर्जी है, उन्हें धर्म परिवर्तन का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन ये कहानी सिर्फ पुलिस का रवैया बताने के लिए है कि ऐसे मामलों में जहां तमाम लड़कों को वो रोज़ जेल भेज रही है, कासिम को सुरक्षा दे रही है, जबकि उन्होंने उत्तर प्रदेश के नए धर्मांतरण कानून का उल्लंघन किया है, उसको तोड़ा है। अलीगढ़ में अदनान और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।